चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले आता है वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में एग्जाम्पल अगर लेंगे, जैसे में अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, यानी जितने भी स्वर हो गया, जितने भी स्वर रहेगा उ होगा, और क में हलंत लगा देंगे, ख होगा, इत्यादि होगा। आगे है दूसरा पॉइंट कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहलाती है। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब 52 कौन कौन होती है, चलिए एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले स्वर, तो स्वर 11 को होता है, अ से लेके औ तक। दूसरा होता है व्यंजन, व्यंजन 33 को होता है। फिर होता है संयुक्त, संयुक्त 4 को होता है, और 4 को अतिरिक्त होता है। अब बात रही इसमें कि 11 को कौन कौन होता है, तो 11 को अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक। 33 को ई कौन होता है, तो क से लेके ह तक। 4 को संयुक्त कौन होता है, तो छ, त्र, ज्ञ, स्र। और अतिरिक्त में क्या होता है, तो अतिरिक्त में होता है एगो अड़, एगो ढ, एगो अन, अब एगो अ। आगे चल के इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों को जो है इसी को पढ़ेंगे द्विगुण। अब इसको आयोगवा, आयोगवा, आयोगवा में भी 2 को बांट किया है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे है कि वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक में स्वर वर्ण और दूसरा में व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर्ण वर्ण वर्णों के उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन, आ से लेके औ तक। चलिए, स्वर्ण वर्ण एक स्वतंत्र वर्ण है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन, तो आ से लेके औ तक, इसकी संख्या 11 होगी। आयोग व अन है और अ है। अन और अ, तो अन जो है उसको हम लोग अनुस्वार भी बोलते हैं, और अह जो है उसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो अन और अह दोनों अगर कोई पूछ दे तो अन और अह क्या हो गया, यही आयोग वा हो गया। अब है मात्रा। मात्रा स्वर वर्णों को जिन चिन्हों के द्वारा सूचित किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं है, यानी अमात्राहीन है, तो स्वर अब कितना बचा, स्वर कुल 11 को होता है, उसमें अ में कोई मात्रा नहीं होता है, तो बाकी बच गया 10 को, यानी मात्राओं की संख्या कितना हो गया, 10। अब चलिए मात्रा की संख्या, आ में देखो, आ में मात्रा का है, तो देखो आ में मात्रा आ की मात्रा है। फिर हर्ष ई है, तो हर्ष ई की मात्रा है, यानी आ की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, हर्ष ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, और ए की मात्रा। ए की मात्रा में 2 गो है यहाँ, औ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अन को अनुस्वार कहते हैं और अह को अनुनासिक। ये चंद्रबिंदु वाला है, अनुनासिक वाला। एक बिंदु है तो अनुस्वार, और एक जो है चंद्र बिंदु है उसको अनुनासिक बोलते हैं।
अब स्वर्ण वर्ण के प्रकार, स्वर्ण वर्ण के प्रकार, यहाँ स्वर्ण वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होता है? तो अ, हर्षई, हर्षौ, री होता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। दीर्घ स्वर दूसरा होता है। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, री। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। कितना लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन होती है? तो आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें एक होता है अपवाद। अपवाद कौन होता है? प्लुत। तो वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। चलिए इसमें क्या था? ह्रस्व में क्या था कि सबसे कम से कम समय लग रहा था। इसमें ह्रस्व से दुगना समय लग रहा था, और प्लुत अपवाद जो है उसमें दीर्घ के अपेक्षा दुगना लग रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे में यहाँ प्लुत में है ओम। प्लुत में क्या है? ओम। अब यहाँ व्यंजन वर्ण है, स्वर के बाद व्यंजन। व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर में क्या था कि किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी, लेकिन यहाँ व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। तो स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जा रही है। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ण वर्ण पर आश्रित है। तो अर्थात ये स्वर वर्ण पर आश्रित है। अब व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। अब 33 वो कौन कौन होता है? तो यही होता है क से लेके ह तक। अब यहाँ देखिए कैसे आश्रित रहता है। तो जैसे हम लोग अगर क लिख देते हैं, तो क को हम लोग लिखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो आधा क और अ की मात्रा हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अ क्या है? स्वर है, यानी इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है व्यंजन में। चलिए आगे पढ़ते हैं कि व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक में स्पर्श व्यंजन, दूसरा में अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा में उष्ण व्यंजन। अब यहाँ जो 33 गो है, 33 गो के 3 भाग में बांट दिया। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, और उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। अब कौन कौन होती है उसको बता रहे हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन होती है? तो कवर्ग, कवर्ग के मतलब क से लेके अंग तक। चवर्ग मतलब च से लेके य तक। टवर्ग, टवर्ग के मतलब ट से लेके त्वर्गी न तक। और तवर्ग, तवर्ग के मतलब त से न तक। और पवर्ग, पवर्ग के मतलब प से लेके म तक। चलिए यहाँ पर मिल के पाँचों मिल गया तो 5 25 हो गया। तो 25 को क्या हो गया? यही स्पर्श व्यंजन हो गया। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है। फर्स्ट वाला य र ल व होती है। कौन होती है? य र ल व होती है। चलिए आगे देखेंगे कि उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन? दलवी स, मूर्धनी स, दंती स और ह होता है।
दलवी सा मूर्धनी सा दंती स ह होती है। चलिए, इसमें एक अपवाद होता है जो संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होता है, एक स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, और संयुक्त व्यंजन क्या होता है? अपवाद में। इसकी संख्या भी 4 गो होती है। अब ई कौन कौन होता है? तो ई होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। 4 गो होता है। अब इसको हम लोग छ, त्र, ज्ञ, स्र को वर्ण विच्छेद करके दिखा रहे हैं। तो छ को जब तोड़ेंगे तो यहाँ छ के तोड़ेंगे तो आधा क और स तोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम क बताए थे पीछे कि क को तोड़ते हैं, तो क को तोड़ते हैं तो आधा क और अ लगाते हैं। तो इसी प्रकार स को अगर तोड़ेंगे तो आधा स और अ लगा देंगे। तो छ का वर्ण विच्छेद क्या हो गया? आधा क, आधा स और आधा अ। उसमें दलवी सा के बाद मूर्धनी स वाला स लगाएंगे, दलवी सा नहीं, मूर्धनी स। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। त्र के आधा त और र और आ की मात्रा लगा देंगे। अगर ऐसे भी लिखेंगे हम लोग त्र आधा त और पूरा र भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए आगे हम ज्ञ लिखेंगे तो ज्ञ को आधा ज और इया भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। और स्र को भी लिखेंगे हम, अगर दलवी स आधा और पूरा र लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर लिखल है कि किसी भी व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? तो आधा हो जाता है। अच्छा, हलंत कहाँ लगता है? किसी भी व्यंजन में लगता है। तो किसी भी व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर क्या होता है? आधा। न कि स्वर में लगेगा। स्वर में कभी आधा, स्वर में कभी नहीं लगाएंगे हम लोग। किसमें लगाएंगे? व्यंजन में। अब यहाँ पर द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन 2 गो होता है, एक होता है अड़ और एक होता है ढ। जैसे इसका यूज हम लोग ऐसे करते हैं, अड़ है, जैसे हम लोग लिखते हैं सड़क, तो सड़क लिखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि अड़ा का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम मान के चलो ढ का प्रयोग करेंगे, यानी पढ़ाई लिखते हैं, पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर ढा का प्रयोग करते हैं, ट, ठ, ड, ढ वाला, यानी बिंदु करते हैं। तो द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या पूछता है तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब कुल वर्ण कितने होते हैं? 52, जो कि हम ऊपर बताए थे। अब इसमें 52 संख्या जो है यहाँ पर गिनवाए हैं। यहाँ स्वर है, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन होती है? तो अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक। उसके बाद आयोग वाह बताया गया है यहाँ अन और अह को। इसमें भी बताएं कि अन को अनुस्वार बोलते हैं। अन को क्या बोलते हैं? तो अन को अनुस्वार बोलते हैं और अह जो था उसको विसर्ग बोलते हैं, और दोनों मिल जाता है तो आयोग वाह कहलाता है। ये दोनों मिलके क्या कहलाता है? आयोग वाह कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेके म तक, यानी कवर्ग से लेके पवर्ग तक। इसकी संख्या अगर बोलेंगे तो क से लेके म तक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी क्या 4 होती है? कितनी होती है? 4 होती है। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? दलवी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। संयुक्त व्यंजन कितनी होती है? तो ये भी 4 होता है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण कितना होते हैं? तो 2 गो होता है, एगो अड़ा एगो ढ होता है। तो यहाँ पर हम जो पीछे बताए थे अतिरिक्त में बताए थे 4 गो, उसमें से 2 गो तो ये द्विगुण हो गया, 2 गो क्या हो गया? द्विगुण। और 2 गो जो हो गया इसमें, 2 गो जो होगा अन और उसको आयोग वाह भी कहते हैं, आयोग वाह। अभी 2 2 4 मिलके अतिरिक्त हो गया, ये है 4 गो अतिरिक्त हो गया।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि घोष तत्व के आधार पर, अब घोष तत्व के आधार पर कितने भेद होते हैं वर्ण के। देखिए घोष तत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष या घोष भी कहते हैं, यानी घोष और अघोष। चलिए आगे है इसका डिफिनेशन अघोष का। अघोष किसके कहेंगे? तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती है, स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती है, उसे अघोष कहते हैं। चलिए अघोष में हो गया क्या कि यहाँ स्वर तंत्रियां आपस में कंपन नहीं करती हैं तो अघोष, और कंपन अगर करती है तो सघोष या घोष। तो यहाँ घोष क्या हो जाएगा? तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां कंपन करती है, कंपन क्या करती है? करती है, उसे घोष या सघोष कहते हैं। तो घोष में क्या हो गया कि कंपन करती है और उसमें कंपन नहीं करती है अघोष में। चलिए इसका हम अघोष की, अब अघोष कौन कौन होता है? तो अघोष होता है प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा। जैसे अगर यहाँ पर समझाया जाए तो क, ख, ग, घ, अंग एक वर्ग है। उसी प्रकार च, छ, ज, झ, य चवर्ग है। ट, ठ, ड, ढ त्वर्गीय न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर इक वर्ग हो गया, अब इच वर्ग हो गया, इट वर्ग हो गया, इत वर्ग हो गया, अब ई वर्ग हो गया। तो वर्ग यहाँ 5 गो हो गया। अब इसमें देखा जाए कि पहला और दूसरा, तो पहला कौन है? तो पहला यहाँ से लेके ये पहला है क, च, ट, त, प। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा कौन है? तो दूसरा देखिए ख, छ, ठ, थ, फ, ये दूसरा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ई दोनों जो है, दोनों ई क्या है? ई अघोष है। क्या है? अघोष है। अघोष में ई हो गया, प्लस में अब यहाँ पर आगे देखा जाए, आगे देखा जाए तो यहाँ ई है पहला और दूसरा है, यही पहला और दूसरा है, और बाकी तीसरा चौथा पांचवा। यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा जो है, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पर ये क्या हो गया? सघोष या फिर घोष, सघोष या घोष। तो यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया, अघोष हो गया, और पहला दूसरा अघोष हो गया। इसके साथ साथ सघोष में यहाँ पर सघोष या घोष में सभी स्वर भी होता है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 गो। अब यहाँ पर पूछा गया कि घोष की संख्या, यहाँ पर घोष है। अब अघोष में देखिए, अब यहाँ पर तो पहला दूसरा हो गया, और यहाँ पर दलवी सा मूर्धन्य सा धंती सा, दलवी सा मूर्धन्य सा धंती सा, ये भी होता है। यानी यहाँ पर लिया जाए, यहाँ पर तो यहाँ पर होगा दलवी सा मूर्धन्य सा धंती सा, और यहाँ पर होगा य, र, ल, व और ह। चलिए अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि घोष की संख्या कितनी होती है, तो घोष की संख्या कितना हो गया? तो 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो, 2 10 गो, 10 गो 3 गो, कै गो हो गया? 13 गो हो गया। कै गो हो गया? 13 गो। यानी अघोष की संख्या कितना हो गया? 13 गो। अब यहाँ अघोष की संख्या 13 गो हो गया। अब घोष की कितना होगा?
तो घोष की संख्या 3, 3 6, 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15 और यहाँ 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 20 गो ई हो गया। अब 11 गो ई हो गया, तो 20 गो अब 11 को क्या हो गया 31 गो। यानी अगर घोष की संख्या पूछा जाए तो कितना हो गया 31 गो। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वायु के आधार पर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? वायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब बात रही कि अल्प प्राण किसे कहेंगे, तो अल्प प्राण वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में वायु निकलता है, कम मात्रा में वायु निकलता है, उसको अल्प प्राण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। अब आगे है कि महाप्राण। महाप्राण यानी वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम के जगह पर क्या निकलेगा? अधिक मात्रा में वायु निकलता है। यहाँ निकलता है कम और यहाँ निकलता है महाप्राण में अधिक वायु निकलता है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होता है? कम मात्रा में वायु निकलता है, कम मात्रा में वायु निकलता है और इसमें अधिक मात्रा में निकलता है। डिफिनेशन याद करने का तरीका वही है कि वैसे वर्ण, तो यहाँ भी वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय यहाँ है कि कम मात्रा में वायु निकलता हो, यहाँ है कि अधिक मात्रा में वायु निकलता हो, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। कब? जब कम मात्रा में वायु निकलेगा तब। और यहाँ पर अधिक मात्रा में अगर वायु निकलता है तो महाप्राण। अल्प मतलब कम होता है, महा मतलब ज्यादा हो गया। चलिए अब यहाँ पर बताया गया है कि अल्प प्राण कौन कौन होता है। तो जस्ट अभी यहाँ क ख बता रहे थे, उसमें इसमें होता है विषम संख्या वाला, यानी क पहल का, फिर तीसर का, फिर पांचवा। अब यहाँ पर भी लिख के बता दे रहे हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, त्वर्गीन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कवर्ग। इसको क्या बोलेंगे? चवर्ग। इसको टवर्ग, इसको तवर्ग, अब इसको पवर्ग। चलिए यहाँ पहिल का इन पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा ले लेना है पूरा। तो यहाँ पर लिए हैं पहला, तीसरा, पांचवा, बाकी बचा दूसरा। तो देखिए दूसरा और चौथा महाप्राण में होगा, यानी सम संख्या वाला। चलिए आगे देखेंगे हम इसमें कि इसके बाद यहाँ लिया है अंतस्थ। यह र ल व ई 4 को हो गया। अब इसके बाद सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, जैसे में अ, आ, हर्षई, हर्षऊ से लेके औ तक। कहाँ तक? औ तक। समझ में आ गया? तो इसकी संख्या कितनी होती है? 11 गो होती है। ई 3 गो ई हो गया, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो, ये भी 3 गो। तो 3, 3 6, 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 15 और 4 19, 19 और 11। इसकी संख्या कितना हो गया? पूरा 30 गो हो गया। क्या हो गया? 30 गो। अब इसकी संख्या दूसरा, चौथा, तो 2 गो ये भी हो गया, 2 गो ये भी हो गया और 2 गो, 2 गो,
दूगो। अब इसको बोलते हैं उष्ण। उष्ण, तो उष्ण व्यंजन क्या होता है? उष्ण व्यंजन की संख्या 4 गो होता है। तो इसको गिनेंगे तो 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो, 2 10 गो, 10 गो, अभी 4 गो, तो 10 और 4 क्या हो गया? 14 हो गया। तो इसकी संख्या कितना होता है, यानी महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। तो अब अगर कोई पूछेगा कि अल्प प्राण कितने होते हैं, तो अल्प प्राण कितने होते हैं? तो 30 होता है। कितना होता है? 30। और कोई पूछेगा महाप्राण, तो महाप्राण कितने होते हैं? 14। इसकी संख्या कितनी है? 14 है। चलिए अब आगे है कि नासिक या अनुनासिक वर्णों की संख्या। नासिक या अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। नासिक या अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या कितनी है? 5 है। यही प्रत्येक वर्ग के अंतिम पद, प्रत्येक वर्ग के अंतिम पद वाला, यानी प्रत्येक वर्ग अभी बता रहे थे पीछे, प्रत्येक वर्ग के अंतिम पद क्या है? अंग, इय, त्वर्गी न, अंग, इय, त्वर्गी न, म। चलिए इसके बाद यहाँ पर वही चीज है। अब लिखा है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होता है। इसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिसमें आ में कोई मात्रा नहीं होती है। आ में कोई मात्रा नहीं होती है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन होता था? तो अ होता था, हर्ष ई होता था, हर्ष उ होता था। अब एक री होता था, जिसमें अ में कोई मात्रा नहीं होता था, यानी ई जो होता था वो मात्रा हीन होता था। अभी 3 गोजा था, तो इसमें मात्रा होता है, मात्रा होता था। समझ गए आप लोग? यहाँ पर लिखल है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसको द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? इसकी संख्या कितनी है? 7 होती है। इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। अब यहाँ पर है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, उच्चारण स्थान के। चलिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में सबसे अच्छा तरीका है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ याद करने के लिए। तो कंठ में क्या क्या आता है? तो कंठ में अ आता है, आ आता है, क वर्ग, क वर्ग का मतलब पूरा क ख ग घ अंग तक, यानी इसमें आता है पूरा क ख ग घ अंग। चलिए यहाँ लिख के हम समझा देते हैं। क ख ग घ अंग, यही कवर्ग है। अब कवर्ग के अलावा भी आता है, ह भी आता है, और जितना भी विसर्ग वाला आता है, विसर्ग वाला, यानी इसको हम विसर्ग कहते हैं। अब उसी प्रकार अ भी आता है, आ भी आता है। ये सब जितना भी है वो कंठ में आता है, कंठ उच्चारण स्थान। फिर कंठ के बाद तालु में उसी प्रकार च वर्ग, यहाँ चवर्ग है, हर्षई, दीर्घई और चवर्ग। चवर्ग के मतलब वही च, छ, ज, झ, इय, और फिर य और दलवी स, य और दलवी स होता है। आगे है मूर्धा। मूर्धा में मूर्धा, मूर्धा में टवर्ग, टवर्ग के मतलब कोची ट, ठ, ड, ढ, त्वर्गी न। अब इसके बाद र, अब यहाँ मूर्धनी स। चलिए दंत में क्या होता है कि तवर्ग, तवर्ग के मतलब क्या? तवर्ग के मतलब त था, त, थ, द, ध, न, और ल, अब एक धंती स, एक धंती स। चलिए अब आगे है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ में उ यानी हर्षऊ, दीर्घऊ और पवर्ग। पवर्ग के मतलब कोची प, फ, ब, भ, म। और उपहमानीय, उपहमानीय होता है। उपहमानीय क्या होता है? तो देखिए उपहमानीय जो होता है वो ऐसे करके चिन्ह लगता है, ऐसे लगता है। तो उपहमानीय जैसे हम लोग ऑफर लिखते हैं, ऑस्कर लिखते हैं, तो उसमें होता है। अब यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान तो हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये तो हो गया कंठ।
चलिए अब यहाँ पर इसके उच्चारण स्थान में अब यहाँ अंगा भी आएगा, खाली अंगा पूछेगा तब तो कंठ हो जाता। क्या हो जाता? कंठ। अगर खाली इया पूछ देता तो तालु हो जाता। खाली अगर अकेले पूछता त्वर्गी न तो मूर्धा हो जाता। अगर ना पूछ देता तो दंत हो जाता। मा पूछ देता तो ओष्ठ हो जाता। लेकिन अगर इसमें से कोई 2 गो पूछेगा या 3 गो पूछेगा या 5 पूछ देगा तब इसके वो अपने यहाँ लिखा गया है कि अपने उच्चारण के स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होता है, यानी नासिका बोलेंगे। यानी सिंपल सी भाषा में अगर पूछा जाए, कहा जाए कि अगर खाली कहेगा कि त्वर्गी न का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ। अगर खाली माँ पूछ देगा तो माँ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अगर यहाँ पर दे देगा कि त्वर्गी न और आड़ा और मान के चलो माँ, तीनों दे दिया, तब यहाँ पर बताना पड़ेगा नासिका। क्या बताना पड़ेगा? नासिका। यानी अपने उच्चारण के स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित करते हैं, तो इसमें नासिका से हो जाता है। अब यहाँ पर पूरा जितना भी है उच्चारण स्थान, उसमें सब ऐसे ही याद कीजिएगा आप लोग। अगर कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के नाम से 5 उंगली निकाल करके अपने से कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यहाँ से कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इसमें होता है कवर्ग, इसमें होता है चवर्ग, इसमें होता है टवर्ग, इसमें होता है तवर्ग, अब इसमें होता है पवर्ग। और बाकी ई पवर्ग के साथ आ जुटल है, ह जुटल है, विसर्ग वाला जुटल है, हर्षई दीर्घई जुटल है, या और दलवी से जुटल है। ई टवर्ग के साथ र और मूर्धनी से जुटल है, तवर्ग के साथ ल और धंती से जुटल है, हर्षऊ दीर्घऊ पवर्ग और उपहमानीय जुटल है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।